आज हमारे साथ पूर्व सांसद हरिंदर मलिक मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लीडर और भावी लोकसभा के उम्मीदवार भी कुछ सूत्र बताते हैं कि लोकसभा के प्रत्याशी भी हो सकते हैं 2024 के। तो बात करेंगे पूर्व सांसद हरिंदर मलिक से 2024 के चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है और क्या गठबंधन में चुनाव होगा या अकेली पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी? हरिंदर मलिक जी। देखिए, 2024 की तैयारी तो युद्ध स्तर पर है। सभी पार्टी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। और अभी बूथ स्तर पर कमेटी गठित हो चुकी है, सम्मेलन हो चुके हैं। अभी भी हम लोग फिर उसका पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, क्या कहीं कोई कमी कुंद है कि खामी कुंद है। और भारतीय जनता पार्टी के जो संभावित षड्यंत्र हैं, समर्थकों की वोट कटवाना, अपने समर्थकों को फर्जी बनवाना, उस पर भी पूरी बारीकी से देख रही पार्टी। क्या रोक सकते हैं? हम चाहते हैं लोकतंत्र में लोकतंत्र जिंदा रहे, निष्पक्ष चुनाव हो, उसके लिए प्रयास करते हैं। जहां तक गठबंधन की बात है, समाजवादी पार्टी का प्रयास रहेगा कि इंडिया गठबंधन रहे। हमारी पार्टी अपनी तरफ से कोई गठबंधन तोड़ने का काम नहीं करेंगे, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। और अभी तक जो बयानात आए हैं राष्ट्रीय लोकदल का, और हमारा तो परंपरागत गठबंधन है, ये नेचुरल अलायंस कहते हैं। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बयान आया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया है कि गठबंधन रहेगा, साथ रह मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस का भी यही कहना है कि हम साथ रहेंगे। अब उम्मीद है कि कांग्रेस भी साथ रहेगी। उसी तरीके से चुनाव होगा 2024 का। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सब लोग इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ेंगे। एक सीट पर एक उम्मीदवार लड़ाने का फैसला किया है, तो वही सीधा चुनाव करेंगे। आपकी लगातार कई महीनों से क्या सालों से तैयारी चल रही है एमपी साहब मुजफ्फरनगर के चुनाव को लेकर और ज्यादातर आसपास के जो आपके लोग हैं उनका ये भी कहना है कि हरिंदर मलिक जी का ही यहाँ पर टिकट होगा समाजवादी पार्टी से। लेकिन जब आरएलडी से बात करते हैं तो आरएलडी कहते हैं कि ये तो हमारी पैतृक सीट है, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी उस पर। देखिए, जहां तक स्थिति की तैयारी की है, हम एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं। हमारा काम है चुनाव की तैयारी। हम चुनाव की, सही है कि हमारी तैयारी चल रही है। और आपको जानकारी होगी राणा जी, अब छोटे से मिलने शुरू हुआ था आपका, हमारा तो 12 महीने 24 घंटे राजनीति की काम रहे। और मैं समझता हूँ ज्यादातर राजनीतिक साथी सदैव राजनीति करते हैं, राजनीति में चुनाव की तैयारी हो जाया करती है। अगर हमारे समर्थक ये चाहते हैं कि हम चुनाव लड़े तो कोई बुराई नहीं है, उनकी भावनाएं हैं। अगर लोकदल अपने लिए सीट चाहता है तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल चाहेगा कि हम लड़े, समाजवादी चाहेगी हम लड़े, बैठ करके हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आपस में तय कर लेगा। वो स्वयं करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, या किसी को अधिकृत करें, वो बैठ के तय करेंगे। जिसके खाते में भी जाएगी, बहरहाल हम चुनाव लड़ेंगे। मैं नहीं, हम। अगर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ाएगा तो भी लड़ने वाले तो हम ही लोग रहेंगे ना। हमारे जो समाजवादी पार्टी की जो तैयारी है उनके काम आ जाएगी, कांग्रेस के हिस्से में चलेगी, उनके साथ काम आ जाएगी। समाजवादी पार्टी के हिस्से में सीट आई और कैंडिडेट समाजवादी का आदमी हुआ, तो जो लोकदल की तैयारी है वो हमारे काम आएगी, जो कांग्रेस की तैयारी है वो हमारे काम आएगी। तो ये तो अच्छी बात है। सबको तैयारी करनी चाहिए और सबको टिकट मांगना चाहिए। टिकट मांगने का अधिकार सबको है, सीट मांगने का अधिकार तीनों पार्टी। अभी इंडिया गठबंधन में बड़ी जोरों शोर से तैयारी चल रही है, गठबंधन की महागठबंधन की पूरी पूरी उम्मीदें लोगों में सजग है और साथ में सभी नेता नजर भी आ रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो राहुल गांधी जी आगाज कर रहे हैं, लेकिन उसमें कल आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जो स्टेटमेंट आया है, उनका कहना है कि हम यात्रा में शामिल नहीं होंगे।
वो उनका अपना प्रोग्राम है, वो कांग्रेस पार्टी का अपना प्रोग्राम है। हम लोगों को देखिए, पता नहीं क्यों प्रेस के साथी विचलित हो जाते हैं। हम लोगों ने गठबंधन किया, मर्जर नहीं किया, विलय नहीं किया पार्टियों ने आपस में। गठबंधन क्या है, सब पार्टियों के अपने अपने प्रोग्राम है, पार्टी अपने अपने प्रोग्राम करते रहेंगे, उसी से मजबूत हो। देखिए, संघर्ष से संगठन बनता है, संगठन में शक्ति। अगर कांग्रेस अपनी यात्रा निकाल रही तो उनका आउटलुक है, और निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए उनके नेताओं को तय करना है। हमारी पार्टी के अनेकों कार्यक्रम है, आज भी गन्ने के भाव को लेकर के कार्यक्रम था पार्टी का। हम लोग अपना उस काम को कर रहे हैं, जो हमारा कार्यक्रम है हम करते हैं। हम पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अगड़ों में जो पिछड़े हैं, जो पीड़ित हैं, फिर पी का पीड़ित भी हो जाता है, पीड़ित अगड़े भी। हम तो समाज को जोड़ करके कमेरे लुटेरे की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी नौजवान के हाथ से रोजगार छीन रही है, किसान के हाथ से खेती छीन रही है, मजदूर के हाथ से काम छीन रही है, वो उसे कैसे रोकना है, इस हमें अगला भविष्य दिखाई दे रहा है। और हम लोग तो हमेशा, समाजवादी पार्टी, चरण सिंहवादी लोग, ये तो हमेशा लुटेरे के खिलाफ कमेरों के साथ हैं। हम कमेरों को एकत्रित करना चाहते हैं, वो किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, किसी व्यवसाय के। हम छोटे दुकानदार को लुटेरा नहीं मानते। छोटे दुकानदार के हितों में तो कुठाराघात भाजपा ने किया है, मॉल कल्चर ला करके। अब रिटेल में भी अगर रिलायंस करेगा, सेव अदानी का बिकेगा, तो एक गरीब ठेले वाला क्या बेचेगा? मेरे मोहल्ले का पंसारी क्या बेचेगा? जो जनरल स्टोर खुले वो क्या करेंगे? कन्फेक्शनरी वाले क्या करेंगे? हम तो समाजवादी तो उन सबको साथ लेके चलिए। जो पत्रकार और छायाकार साथियों के साथ जो जायती हो रही है, आज उनको, जो समाचार संकलन का काम करते थे, उनको मीडिया हाउस का गुलाम बना दिया गया, उसको रोकने का हम काम करते हैं। हमें उनकी पीड़ा है। नौजवान के हाथ से किताब छीन रहे, गरीब का बेटा डॉक्टरी नहीं पढ़ पाएगा, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ पाएगा, कहाँ जाएगा वो? इतनी बेतहाशा फीस बढ़ा दी। हम उस काम पे लगे। गन्ने की बात कर रहे थे एमपी साहब, आपने देखा है कि लगातार धरने कचहरी में चल रहे गन्ने मूल्यों को लेकर, और अभी भी मैं इंटरव्यू करके आया हूँ। इस मतलब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसमें मतलब एक आम आदमी घर से बाहर निकलना भी दुश्वार समझ रहा है। उस कड़ाके की ठंड में अपनी झोपड़ियाँ डालकर अपने जो वहाँ पर टेंट लगाने के बाद किसान जो है लगातार 6 दिन से अपने गन्ने मूल्यों की लड़ाई लड़ रहा है और गन्ने मूल्यों की मांग को मांग रहा है कि मेरी फसल का सही दाम मिले, वाजिब दाम मिले, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनका ये कहना है। हम किसानों के जज्बे को सलाम करते हैं। वो वास्तव में पीड़ित वर्ग की, देखिए वो फिर वही बात आ गई, वो कमेरे हैं, कमेरों की अगुवाई कर रहे हैं। सरकार को सुनना चाहिए और सरकार को दाम बढ़ा देना चाहिए था। अब तो सीजन समाप्ति की ओर है, गन्ना भी कम बच रहा है। अब तक हमें पता नहीं हमारे गन्ने का क्या भाव मिलेगा। तो ये स्थिति है हम लोग की। तो वो तो किसान अच्छे हैं। मैं तो आज आया हूँ मुजफ्फरनगर, कल उनसे मिलूंगा, बात करूंगा, जो भी आंदोलन में मदद होगी वो करेंगे उनकी। हम तो किसान पहले हैं। अभी राम मंदिर से न्योता नहीं आया? नहीं, मुझे कोई नोता नहीं आया। क्या जाने का इरादा है? देखिए, जहां तक राम मंदिर की बात है, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, ये कोई झूठ नहीं है इसमें। आप मुस्लिम धर्म को मानते हैं, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। हमें अच्छा लगता है जब आप अपने धर्म को मानते हैं, क्योंकि आप जानते हो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। किसी धर्म में ये नहीं लिखा कि वो आपस में मतभेद करें। और हमें एक बुरा जरूर लग रहा है। मैं शंकराचार्य को सुन रहा था, पूज्य शंकराचार्य जी की बात सुनकर के वास्तव में सही लगा। मंदिर का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आपकी आस्था मस्जिद में है, मस्जिद का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वो आस्था केंद्र, इबादत गाह है, हमारा पूजा स्थल है मंदिर। मस्जिद आपकी इबादत गाह है, हमारा पूजा स्थल है। उर्दू और हिंदी का अंतर है, आ से एक ही बात है। हम लोग, अगर हमारे धर्माचार्य वहां रहे तो अच्छा लगेगा,
भगवान श्री राम का जीवन इन्होंने पढ़ा नहीं। भगवान श्री राम ने केवट को नमन किया, सबरी के झूठे बेर खाए, आदिवासियों के साथ रहे, भीलों के साथ रहे, किसी सरमाएदार के साथ नहीं रहे, जैसा रामायण में लिखा है। और यार मंदिर के उसमें माफ करना, धर्म गुरुओं के स्थान पर राजनीतिक लोग, किसी संगठन के लोग, किसी पदों पर बैठे, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग रहे, तो शायद वो धर्म की भावनाओं के अनुकूल नहीं है। उन्हें भी धर्म का पालन करने का अधिकार है, परंतु धार्मिक मामले में हमारे धर्म गुरु सर्वोच्च हैं। हम उनको पहला स्थान देते हैं, ना कि राजनीतिक लोगों को। मेरी दृष्टि में भगवान की पूजा अर्चना करने वाला साधारण पुजारी देश के बड़े पदों पर आसीन राजनेताओं से ज्यादा सम्मानित है। मेरी निगाह में जो धर्म आचार्य हैं उनका काम हमें नहीं करना चाहिए, करें, अपना अपना मामला है। और अब तो टीवी पे श्री राम की चर्चा कम है, राजनीतिक चर्चा ज्यादा है मंदिर को लेकर के। ये चुनाव आयोग भी संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग का। चुनाव सर पर है, मंदिर के नाम पर जो राजनीतिक प्रचार किया जा रहा है इस पर अंकुश लगाना चाहिए। मंदिर से किसी को कोई पीड़ा नहीं है। हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने मंदिर का विरोध नहीं किया। कुछ लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, कुछ रोज चर्च में जाते हैं, कुछ रोज मस्जिद में जाते हैं, कुछ लोग रोज मंदिर में जाते हैं। सब अपनी अपनी आस्थाओं के अनुकूल करते हैं। और हम तो फक्र के साथ कहते हैं कि जो जिस धर्म को मानता है उस व्यक्ति को, उस धर्म को शालीनता से मानना चाहिए और धर्म के अनुकूल आचरण करना चाहिए, क्योंकि धर्म में कहीं कोई विभेद नहीं किया गया। इसमें एमपी साहब एक चीज और आ रही है कि मतलब 560 साल कुछ इस तरीके का जो चल रहा है, मतलब वो तो आप कह रहे हैं कि राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। जब आस्था की बात आए, भाई मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो, ये तो सब आस्था का एक प्रतीक है, आस्था यूं जुड़ी हुई है। दूसरी बात ये कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सब काम हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है पूरे देश ने उसका सम्मान किया है। तो इसमें मतलब जो ये अब फिलहाल जो हो रहा है कि मतलब एक ही चीज सामने आ रही है कि 560 साल के बाद राम जी की वापसी हो रही है, इसका क्या मीनिंग है? देखिए, मैं ज्यादा उस विवाद में नहीं बढ़ना चाहता। हमारे सत्ता पक्ष के लोग यही चाहते हैं कि हम लोग विरोध करें किसी बात का, गलत काम का, और उसकी चर्चाएं करें, तोड़ मरोड़ कर दूसरी बात कहने लगे। आज बदकिस्मती से मीडिया भी उनके कब्जे में है, तो हमारी कोई सुनेगा नहीं, उनकी बात और चलेगी और उसका वो होगा। परंतु आपने तो स्वयं ही उत्तर दिया है कि मंदिर किसी व्यक्ति से नहीं बन रहा। मंदिर जो बन रहा है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर निर्मित हुआ है। मेरा ये भी मानना है कि जब श्री राम ने चाहा तब उनका घर बना। हम श्री राम को भगवान भी मानते हैं, ये भी कहते हैं हमने उनका घर बना दिया, तो हम कौन है? अगर या तो हम बस श्री राम को भगवान नहीं मानते, नहीं तो उनके मंदिर बनने का समय भी तो उन्होंने ही तय किया होगा। जो सृष्टि का रचयिता है वही तो सब कुछ तय करता है। हम तो ये जानते हैं कि चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, रामायण हो, सार सबका यही है कि हम जो है, हम लोग कर्म को कर सकते हैं और हम क्या करेंगे नतीजा तो परमात्मा के अधीन है, ऐसा मानते आए हैं बुजुर्ग लोग। वही बात है भाई। अब गीता में कृष्ण जी भी ने कहा है, कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर रे भगवान, मत कर रे इंसान। तो भाई ये तो कर्म करने का है। अब हमने ये सुना है और हमारे धर्म में तो ये कहा गया है कि जब तक सांस प्रभु ने लिख दिए तब तक सांस चलेंगे। आदमी तो केवल बहाना है, जो उसने रच दिया वही होगा, होगी वही राम रचि राखो। अब राम रचि राखो या मोदी जी रचि राखो,
अगर राम रचि राखो, तो राम जी ने तय किया होगा कि मेरा मंदिर फला सन में बनेगा, तो आज बन गया। हम तो राम पे विश्वास करते हैं, व्यक्ति पे विश्वास नहीं करते। तो अब चलो खैर कोई बात नहीं। बिल्कुल एमपी साहब ने चर्चा के दौरान जो अपनी एक आस्था की बात है वो रखी कि वो सभी का ही भई अपनी-अपनी भावना है, वो किस उससे देख रहा है। अभी दूसरी बात यहाँ पर एक और है कि जब से उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार लगातार चल रही है, एक तरफ आप देख रहे होंगे कि मतलब घरों तक अनाज पहुँचा है, गल्ला पहुँच रहा है, हर गरीब को सब कुछ मिल रहा है सरकार में। दूसरी तरफ किसान धरना देने को मजबूर है। देखिए, जहां तक गरीब को मिल रहा है, हमें अच्छा लगता, खुशी होती है। अनाज गरीब को मिल रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर और ज्यादा खुशी हो अगर गरीब के बेटे को रोजगार दे दिया। मेरा ये मानना है कि आप रोटी ना दो, किसी को रोजी दो। जब वो रोजी पे रहेगा तो रोटी तो वो दो औरों को खिला देगा। आपने रोजगार छीन लिया, उन्हें अनाज दे रहे हैं, उन्हें निकम्मा निठल्ला बना रहे हैं। अनुदान व्यक्ति को निकम्मा निठल्ला बना देता है। हम तो ये मांग करेंगे सरकार से कि रोजगार दीजिए उन लोगों को। वो रोजगार करके खाएंगे तो स्वाभिमान बनेगा। उन्हों और चलिए, अगर दे रहे हैं तो अच्छा है, गरीब को मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो गरीब को बांटना चाहिए, देना चाहिए, उससे कोई परेशानी नहीं है। कहीं न कहीं एमपी साहब ये भी है कि और 2000 ये मैं वो भी बता दूं आपको, ये जो फूड गारंटी बिल जो लाए थे, वो कांग्रेस सरकार लाई थी। ये बता रहा हूं मैं आपको। ये फूड गारंटी बिल कांग्रेस सरकार के रेजिम में आया था। भाजपा ने कुछ नहीं किया इसमें। ये तो पहली स्कीम चली आ रही थी। इन्होंने तो उसी को, ये तो काम चलते हुए काम को हम देखते हैं, जो सड़क बन रही है उस पर पत्थर लगा देते हैं। ये तो इसी काम को करते हैं। कहीं न कहीं ये भी माना जा रहा है एमपी साहब कि मतलब जैसे कि लोकसभा मुज़फ्फरनगर की सीट है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो रही है क्योंकि एक तरफ विधानसभा में आपका जो बेटा है अभी विधायक है पंकज मलिक, तो उसका भी आपको कहीं न कहीं बेनिफिट मिलता दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ आपकी भी एक लंबी पारी हो गई मुज़फ्फरनगर में, तो उससे कहीं न कहीं बहुत लोगों की ये उम्मीदें हैं कि अगर लोकसभा में हरिंदर मलिक प्रत्याशी रहेंगे समाजवादी पार्टी के या गठबंधन की तरफ से, तो शायद आसान हो। देखिए, मैं चाहता हूँ, मेरे तो लोगों से यही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन का जो भी लड़े, उसी की जीत आसान करें, सब मेहनत से काम। माननीय पूर्व सांसद हरिंदर मलिक जी ने शालट में चर्चा के दौरान गठबंधन पर भी बात की और मंदिर पर भी बात की और एक रोजगार की बात करी और जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोटी दी जा रही है उस पर भी बात की। साफ साफ कहना है कि असल भाजपा के सामने जो मकसद है वो मेरा नहीं है, वो ये है कि अगर गठबंधन से जो भी मुजफ्फरनगर में प्रत्याशी होगा तो उसको सब लोग मिलकर चुनाव लड़ाएँगे और जिताएँगे, उसके लिए मेहनत करेंगे। मलिक साहब यहीं नहीं रुके और भी बहुत कुछ कहा। आप देखिए आगे शाहरट में। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ मुजफ्फरनगर से अरशद राना की एक खास रिपोर्ट।